गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप सबका, परिवार में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं निरंकार वर्मा सहायक विकास अधिकारी के पद पर प्रयागराज में कार्यरत हूँ। और ज्योग्राफी के लिए मुझे बुलाया गया है और ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस हुई भी हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड की मैपिंग करना स्टार्ट किया था। और वर्ल्ड मैपिंग में हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट किया था। नॉर्थ अमेरिका में 2 क्लासेस हुई और सबसे पहले हमने बताया था आपको, जो पहली मेरी क्लास थी उसमें बताया था कि आखिर हमें मैपिंग कैसे करनी चाहिए, इसका क्या सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसमें इसका रोल क्या है, इन सब पे बातचीत हमारी हुई थी। उसके बाद हमने सीधे टॉपिक पे क्लास लिया। सब लोग आ गए हैं, सब लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, इसको जल्दी शेयर करिए, सब लोग जुड़िए, क्लास स्टार्ट किया जाए क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, टाइम बचाना है। पंकज कुमार, निकिता तिवारी, भूपेंद्र यादव, अंशुमान आर्या, निकिता गुप्ता, चंदन मौर्य, अभिषेक सिंह, सबको गुड इवनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, कोविड का दौर चल रहा है। अभी कोविड से सबको बच के रहने की ज़रूरत है और आप अपने फैमिली का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। कहीं से भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार की नीड है, तो आप तुरंत इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से संपर्क कीजिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है, तो अनिल मिश्रा, स्वाति गुप्ता, सुमित त्रिपाठी, देवेंद्र भार्गव, रौनक सिंह, अरुण कुमार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ तक हुआ था, थोड़ा सा हमको हिंट करिए, तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करें। जो लोग क्लास किए थे, जो लोग आज पहली बार जुड़े हों इस क्लास से, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे की जो 2 क्लासेस पड़ी हुई हैं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका पार्ट 1, नॉर्थ अमेरिका पार्ट 2, उन दोनों को देख लें। आज जुड़े हैं तो आज देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी आप देख लेंगे तो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अभिषेक कुमार उपाध्याय, आलोक सिंह, शुभम वर्मा, रत्नेश शुक्ला, आशु पांडे, गुड इवनिंग, जय सिंह। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? कोई लिख करके बताओ। ठीक है, वॉइस ठीक है। बहुत सारे नाम लिए नहीं जा रहे हैं। सूरज श्रीवास्तव, चिरत्न सागर, मीनाक्षी मिश्रा, भूपेंद्र यादव, रौनक सिंह, सब लोग ठीक है, यस कह रहे हैं। वेरी गुड। सब लोग एक बार इसको शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। लेक्स, हम लोगों ने शायद लेक्स को देखा था, आई थिंक लेक्स हुआ था, लेक्स हम लोगों ने देखा था। लेक्स हुआ था और लेक्स में हमने उत्तरी अमेरिका में कनाडा की लेक्स और यूएसए की लेक सबको समझाया था और कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हमने बताया था। तो हम थोड़ा सा, अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल में ज्योग्राफी है, मुझे कौन कौन सी बुक लेनी है। देखिए अरुण जी, आप परेशान मत होइए, आप मुझसे अलग से संपर्क कर लीजिए, बुक लिस्ट हम बता देंगे। हालांकि मैं तो ये चाहूँगा कि बहुत बुक मत पढ़िए, एनसीईआरटी अभी पढ़िए खूब जम करके, और एक बार हमसे मिलिए, मिल करके फिर उस पर डिस्कस करिए। तो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अभय कुमार, अभय सिंह यादव, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन पूछें आप लोगों से, 2-3 क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं हमेशा क्लास में। तो हम 2-3 प्रश्नों को पूछेंगे और उसके बाद आप लोग
उसका उत्तर देंगे, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखना है, नॉर्थ अमेरिका के जो फिजिकल वाला पार्ट है, यानी माउंटेन्स देखना है, उसकी पीक्स को देखना है, प्लेटूज देखना है। ठीक है। और संभव होगा तो हम लोग रिवर्स भी स्टार्ट करेंगे। महान जीरो तक हुआ है, मिश्रा जी लिख दिया। सब जिसका जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आप परेशान मत होइए। एक दिन हम जिस दिन फ्री होंगे, इसके अलावा जिस दिन कोई फैकल्टी नहीं होगी अगर, तो हम उस दिन आ करके और ऑप्शनल पे चर्चा करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी का क्या रोल है, ऑप्शनल में कितना हमें बेनिफिट मिलता है, कैसे कैसे मार्किंग होती है इसमें, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, उस पर हम चर्चा कर देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, हम तो जुड़े ही हैं, अब लंबे समय तक आप लोगों से जुड़े रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन हम पूछेंगे, उनको आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आइए बताइए। पहला प्रश्न होगा कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी कौन है और किस झील पर, किस झील के किनारे अवस्थित है, अवस्थित है। एक स्थान का हम नाम पूछ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन है और वो किस झील के किनारे अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका उत्तर। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। सबको गुड इवनिंग। बालकृष्ण जी उपस्थित हो गए, ठीक है, वेलकम। एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। हम झीलों का नाम लिख रहे हैं और आप लोगों को क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से लगाना है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक से ही लिखना चाहिए या डार्क ब्लू से कर देते हैं। ए ईरी लेक, बी सुपीरियर, सी ह्यूरॉन, डी ओंटारियो और ई मिशिगन। इन लेक्स को क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाना है आपको। तो जैसे आप ऐसे लगाइएगा ABCED, ऐसे सीक्वेंस बताना है आपको। क्षेत्रफल के आधार पर घटता हुआ क्रम व्यवस्थित करिए, ये 2 आपको बताना है। देखिए एडमिन महोदय का आदेश आ गया है आप लोगों के लिए कि आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सब में इसको पहले शेयर कर दीजिए। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। विनिपेग है, विनिपेग झील के किनारे, सही है। विनिपेग सिटी है जो कि विनिपेग झील के किनारे अवस्थित है। सुधांशु मिश्रा का उत्तर आया है BCEAD। चलिए अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले सुपीरियर है यानी कि बी, उसके बाद ह्यूरॉन है यानी सी, इसके बाद मिशिगन है यानी ई, ठीक है, इसके बाद ईरी है यानी ए, और इसके बाद ओंटारियो है यानी डी। BCEAD, BCEAD। ठीक है, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया। तो क्लास स्टार्ट की जाए, क्लास स्टार्ट की जाए। आप लोग अपना एटलस निकालिए, अपनी नोटबुक निकालिए,
और एटलस नोटबुक निकाल लीजिए, तो फिर हमको यस लिख करके बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक। एटलस निकाल लीजिए, एटलस निकालिए, नोटबुक निकालिए जहाँ पे आप लिख रहे हो। निकालने के बाद आप यस लिखिए, फिर क्लास बिगिन किया जाए। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग की टेक्निक होती है पढ़ने की, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हमें देखना है, और इसके बाद हम एक एक माउंटेन के बारे में आपको समझाएंगे, मार्क कराएंगे। आप निश्चिंत रहें। तो पहले आपको एक लिस्ट बनानी। लिस्ट में देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज के बाद अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, ठीक है। फिर इसके बाद होगा मैकेंजी रेंज, मैकेंजी रेंज, ठीक। मैकेंजी के बाद कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज के बाद कास्केड रेंज, केवल लिखते जाइए, कास्केड रेंज। कास्केड रेंज के बाद सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा के बाद रॉकी माउंटेन, रॉकी रेंज, रॉकी रेंज के बाद आपका आ जाएगा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल। फिर हो जाएगा सियरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल, दो हैं, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे सियरा डेल सुर, सियरा डेल सुर। फिर इसके बाद अपलेशियन, अपलेशियन, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन। इतना लिस्ट बनाइए, लिस्ट बन जाए तो हमको बताइए, लिस्ट बन जाए तो डन लिख करके बताइए, जल्दी से करिए। हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवाडा, रॉकी रेंज, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा डेल सुर और अपलेशियन, अपलेशियन। बीस सेकंड का समय और दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए आप लोग। अब दूसरा स्टेप है, क्या है दूसरा स्टेप? ये है कि हम लोगों को इनको खोजना है एटलस में। तो अब आप अपना फिजिकल मैप खोलिए, जिसमें देशों की सीमाएं नहीं है, बाउंड्री नहीं है। तो उस फिजिकल वाले पार्ट को देखना है फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मत खोलिएगा, फिजिकल मैप को देखिए।
अभी भी इसमें बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं किया है। देखिए ध्यान बता देते हैं आपको। जो लोग शेयर करता है यहाँ पर दिखता है शेयरर, और शेयर नहीं करता है वो दिखता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा जहमत उठाइए, कष्ट कीजिए और शेयर कर दीजिए। 20 सेकंड लगेगा, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट कर दें। कि मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए, ये सब आपको खुद करना चाहिए, लेकिन आप लोग वही काम यहाँ भी करते हैं। ये तो आपका काम है ना, ये तो आपका परिवार है, हम तो आपके हेल्प के लिए खड़े हैं। हमारा कोई प्रोफेशन थोड़ी है यहाँ पर। हमारा जहाँ पर है वो तो है ही है। खैर चलिए, ये लिस्ट बन गई, अब आइए मार्क किया जाए। सबसे पहले आपको दिखाया हमने ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज, तो यहाँ पर अलास्का में जाइए, अलास्का में जाइए फिजिकल मैप में, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पर, तो ये माउंटेन आपको दिखेगा, है यहाँ पर एक माउंटेन ब्रुक्स रेंज। वो दिख रहा है बालकृष्ण जी, आपका दिख रहा है, निश्चिंत रहिए। ब्रुक्स रेंज मिल गया सबको, ब्रुक्स रेंज मिला। ब्रुक्स रेंज के साउथ में देखिए, दक्षिण में आपको एक रेंज मिलेगा, अलास्का रेंज। अलास्का रेंज मिला क्या? अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, उसके दक्षिण में अलास्का रेंज, ये दो मिल गया। फिर दो के बाद आप देखिए, थोड़ा सा कनाडा में बढ़िए, यानी ब्रुक्स और अलास्का के बीच से थोड़ा सा आप इधर जाएंगे, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर, तो यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगा जिसका नाम है मैकेंजी रेंज। मैकेंजी रेंज मिला क्या? मैकेंजी रेंज, कोई बात नहीं जितेंद्र, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। मैकेंजी के बाद इधर देखिए, कनाडा में आप एकदम कोस्टल रीजन में देखिए तो लिखा होगा कोस्ट माउंटेन, या हिंदी वाले अगर कोई लिया बैठा होगा तो उसमें लिखा होगा तटीय पर्वत श्रेणी। तटीय पर्वत श्रेणी है कोस्ट रेंज। हालांकि कोस्ट रेंज का थोड़ा सा विस्तार यूएसए में भी मिल जाता है, नीचे भी आता है। तो कोस्ट रेंज आपको दिख गया होगा। कोस्ट रेंज के नीचे देखिए, कोस्ट रेंज के नीचे आइए, इधर कैलिफोर्निया स्टेट में, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा, ब्लैक माउंटेन है, क्या नाम है, सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा मिला, सियरा नेवाडा यहाँ पर। सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा के बाद इधर देखिए, एक लंबी सी माउंटेन रेंज है, यहाँ तक चले आइए, एक लंबी सी रेंज दिखेगी आपको, इसका नाम है रॉकी रेंज। रॉकी रेंज मिला क्या? रॉकी रेंज, रॉकी रेंज हो गया, सियरा नेवाडा हो गया। तो मैक्सिको में आ जाइए, मैक्सिको में तटीय क्षेत्र में देखिए, तटीय क्षेत्र में देखिए, तो जो पश्चिमी तट पर है इसका नाम है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल को सियरा माद्रे वेस्टर्न भी कहा जाता है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और राइट साइड में देखिएगा पूर्वी तट पर, तो आपको मिलेगा सियरा माद्रे ओरिएंटल, या इसी को कहते हैं सियरा माद्रे ईस्टर्न। ये मिला क्या? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दोनों ही मैक्सिको में है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के नीचे आइए तो आपको एक मिलेगा सियरा डेल सुर। सियरा डेल सुर मैक्सिको में ही, सियरा डेल सुर। अब इधर क्यों आइए, यहाँ पर आइए, जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखा आपने, तो वहाँ पर क्यूबेक है, और क्यूबेक से ले करके इधर आ जाइए यहाँ तक,
तो ये पूर्वी तट पर देखिएगा एक माउंटेन होगा जिसका नाम है अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन श्रेणी। तो देखिए सारी जितनी लिस्ट हमने बनाई थी हमने सब मार्क करा दिया। तो अगर आप लोगों ने मार्क कर लिया हो तो आप लिख करके बताओ लोकेट हो गया। अगर लोकेट कर लिया हो तो लिख करके बताइए, तो फिर हम आगे बढ़े। लोकेट कर लिया? सबको मिल गया है ना? अब चलिए, अब एक एक को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हम जाएंगे, हल्का सा आपको हल्का सा हिंट देंगे। देखिए ये पश्चिमी भाग में अमेरिका के आपको सारे पर्वत मिलेंगे। क्या है? पश्चिमी भाग में सब पर्वत मिलेंगे, श्रेणियां। तो पश्चिमी भाग में जब इकट्ठा इस तरह के पर्वत मिल जाते हैं, और इन पर्वतों की खासियत क्या है, ये किसी एक समय में नहीं बने हैं, किसी एक समय में नहीं बना है, ये अलग अलग समय में बने हैं। तो जब भी अलग अलग समय में या अलग अलग काल में निर्मित, अलग अलग विधियों के द्वारा निर्मित, दो बातें हैं, यानी कि विभिन्न काल हो जाएगा, विभिन्न काल, और विभिन्न विधि, विभिन्न विधि, ठीक है, विभिन्न संरचना, जब ये सब चीजें होती हैं और एक ही जगह पर मिले, यानी एक ग्रुप जैसा मिले, तब इनको हम कहते हैं कॉर्डिलेरा। कॉर्डी कॉर्डिलेरा। तो कॉर्डिलेरा क्या है? हम कहेंगे कॉर्डिलेरा का मतलब होता है अलग अलग समय में अलग अलग विधियों के द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। यानी अलग अलग समय में अलग अलग विधियों के द्वारा निर्मित पर्वतों के समूह को हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। ठीक है? तो ये पश्चिम, अच्छा हाँ एक कास्केड रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कास्केड आप ढूंढ लीजिए। यहां पर देखिए, जो सेरा नेवाडा है, सेरा नेवाडा के ऊपर ही मिलेगा आपको कास्केड रेंज। कास्केड रेंज ये भी हो गई, कास्केड रेंज। तो कॉर्डिलेरा का मतलब होता है कि अलग अलग विधियों के द्वारा अलग अलग समय में निर्मित पर्वतों के समूह को हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। अब कॉर्डिलेरा पर एक बृहद चर्चा जब होगी तब होगी जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भू आकृति विज्ञान। फिर भी थोड़ा सा आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जब भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, तो वहां पर क्या मिलेगा? हमको पढ़ना होगा प्लेट टेक्टोनिक। तो देखिए इधर से ध्यान से, इधर एक प्लेट है, ये इधर की ओर जा रही है और इस प्लेट का नाम है पैसिफिक ओशनिक प्लेट है ये। और जो ये वाली प्लेट है ये पूरी आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। केवल समझना है, ये सब बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब ये दो प्लेटें हैं, ये भी आ रही है इधर की ओर, दोनों प्लेट आ रहे हैं आमने सामने, यानी अभिसारी प्लेट सीमांत कहते हैं इसको। जब प्लेटों का मिलन होता है तो अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है उसको। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मान लीजिए कि एक महाद्वीपीय प्लेट है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और इधर देखिए प्रशांत महासागर, ये पूरा महासागर है, उस पर कोई स्थल नहीं दिख रहा है आपका। तो इधर क्या होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं।
ये कौन सा है? पैसिफिक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। जब दोनों प्लेट करीब आती हैं इधर की ओर इधर की ओर, ये नीचे दुर्बल मंडल होता है, ये क्या है? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर है। और जो अंदर धाराएं चलती हैं, सब संवहनीय धाराएं, वो क्या करती हैं? वो इसको इधर खींच के लाएंगी, इसको इधर खींच के लाएंगी। तो ये दोनों प्लेट आकर के मिलती हैं। अब इधर पूरा ये जलीय भाग है, सब ये वाटर बॉडी है। तो क्या होता है कि जब दोनों करीब आती हैं तो जो इसमें ट्रेंच बनता है, गर्त बनता है, इस गर्त को कहते हैं भूसन्नति, सिंक्लाइन कहा जाता है। और सिंक्लाइन में इधर से आकर के अवसाद जमा होगा, इधर नदियों से भी अवसाद जमा होता रहता है। यहाँ पर अवसाद, इस अवसाद को कहते हैं मायो जियो सिंक्लाइन। सॉरी, मायो नहीं, जियो, इयो। इयो, जियो, एक ये होता है। अच्छा, इधर से भी नदियां प्रवाहित होते हुए आकर के अवसाद जमा करती हैं। तो जो महाद्वीप का अवसाद जमा होता है, इस अवसाद को कहा जाता है मायो जियो जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन। तो अब क्या होता है, ये पूरा अवसाद जमा हो गया। तो जब ये प्लेटें और करीब आती हैं तो इसमें फोल्ड पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये फोल्ड, यहाँ पर फोल्ड पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का कन्वर्जन है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, अभी नहीं। अभी इतना समझिए कि यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का मिलन हो रहा है, जिसके कारण इन पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो अभी इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा हिंट करना था। तो इस प्रकार से इस कार्डिलेरा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब आइए सीधे हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पर्वत है ब्रुक्स रेंज। तो ये कहां कहां पर है, देखिए, ब्रुक्स और अलास्का, ये दो श्रेणियों का संबंध किससे है? आप कहेंगे निश्चित तौर पर अलास्का से है। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज कहां पर हैं? आप कहेंगे यूएसए के अलास्का राज्य में अवस्थित ये दो पर्वत श्रेणियां हैं। ओके, अब इसमें से देखिएगा ध्यान से, लेंस सही है ना? तो ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज का संबंध अलास्का से है, जो यूएसए का पार्ट है। अब इसमें नोट डाउन क्या करना है, इस अलास्का में देखिए जरा, तो इस अलास्का में देखेंगे तो आपको एक पीक दिखाई देगी। देखिए यहां पर एक पीक है क्या, जिसका नाम है डेनाली। क्या नाम है? डेनाली, डेनाली। या इसी को कहते हैं मैकिलने। डेनाली या मैकिलने मिला क्या? डेनाली या मैकिलने मिल गया क्या? अलास्का रेंज में डेनाली या मैकिलने है क्या? तो ये जो डेनाली या मैकिलने है, इसके बारे में जानिए कि यह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है।
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे ऊंची चोटी मैकिन्ले या डेनाली है, जो कि अलास्का रेंज की है। हाँ, तो मैकिन्ले का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम डेनाली है। बराक ओबामा साहब ने उसका नाम चेंज किया था, आई थिंक 2012 में ही कर दिया था, लेकिन एटलस में भी बहुत जगह पे अपडेट नहीं है। आप जानते रहिएगा, डेनाली नाम है उसका, और ये अलास्का रेंज की चोटी है, और यही चोटी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। ओके, अब दूसरा देखिए, यहीं पर हम थोड़ा सा अलास्का के बारे में चर्चा करेंगे। अलास्का के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अलास्का के बारे में क्या क्या चीजें आपको जाननी है वो जान दीजिए। एक तो जो ये अलास्का है, ये यूएसए का 49वां राज्य बना, 49वां राज्य बना। और आप जानते हैं कि ये हिस्सा रसिया का था। रसिया में जार शाही जो शासक थे, जार शासक, उन जार शासकों से इसको क्या किया था, परचेज किया, यूएसए ने खरीद लिया इसको। तो आप जानते रहिएगा कि ये 50वां राज्य बना, और सॉरी 49वां राज्य बना, और रसिया के जार शासकों से इसको क्या किया था, परचेज किया था। ठीक, इसके अलावा आप यहां पर क्या जानेंगे कि अलास्का में गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं। गोल्ड डिपॉजिट, सोने के भंडार बहुत मिलते हैं, सोने के भंडार यहां पर मिलते हैं अलास्का में। इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ की दो जनजातियों को आपको ध्यान में रखना है, एक है याकूत, याकूत, और एक है चुक्सी। चुक्सी, ये दो ट्राइब्स यहां पर निवास करती हैं। चुक्सी और याकूत, दो ट्राइब, दो जनजाति हैं यहां पर, इनको भी आप अलास्का में जानते रहिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो आएंगे मैकेंजी रेंज, इसको मिटा रहे हैं, और तेजी से लिखा करिए आप लोग, सब चीज नोट कर लिया करिए। अभी पीडीएफ नहीं दे पाया हूं, खत्म कर लेता हूं तो पीडीएफ देता हूं आपको। आ जाइए, मैकेंजी, मैकेंजी रेंज, फिर है कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज, मैकेंजी और कोस्ट रेंज, ये दोनों मिला, मिला तो है ही है। एक सेकंड, ठीक है, मैकेंजी और कोस्ट रेंज, ये दो हो गया। एक लिख लीजिए कास्केड रेंज, कास्केड रेंज। इन तीनों का संबंध लिख दीजिए, कनाडा और प्लस नो, मैकेंजी नहीं, यहां पर इसको आप हटा दीजिए। मैकेंजी का संबंध कनाडा से है, और कोस्ट रेंज और कास्केड, इन दोनों का संबंध कनाडा और यूएसए दोनों से है। कोस्ट रेंज कनाडा में भी है, और यहां पर आप देखेंगे यूएसए में भी आ गया है। और कास्केड रेंज जो है, ये भी थोड़ा सा कनाडा में है, अधिकांश हिस्सा इसका यूएसए में है। और जो मैकेंजी रेंज है, वो टोटली आपको कहाँ दिखाई देगी, कनाडा में दिखाई देगी। तो ये जानते रहना है। ये ये हो गई।
अब इसमें आपको देखना है कुछ पीक्स। तो आइए कोस्ट रेंज में जाइए आप लोग, और कोस्ट रेंज में आपको एक चोटी दिखाई देगी जिसका नाम है लोगान। लोगान, क्या नाम है? लोगान। लोगान मिली? लोगान, लोगान मिल गई। लोगान के बाद आप कास्केड रेंज में आइए। कास्केड रेंज में, और कास्केड रेंज में तीन चोटियां आपको मिलेगी। एक है रेनियर, रेनियर, एक है हुड, और एक है शास्ता। शास्ता, ये तीन चोटियां हैं। यानी कि एक आपको मिल गई लोगान, एक है रेनियर, एक है हुड, एक है शास्ता। ये मिला। तो ये जो रेनियर, हुड, शास्ता है, इसका संबंध तो कास्केड से है, और जो लोगान है इसका संबंध कोस्ट से, कोस्ट रेंज से। ऐसा है। अब लिखिए इसमें जो लोगान है, इस लोगान के बारे में जानना है कि यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी। लोगान क्या है? उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लोगान देखिए कनाडा में, यहीं पर तो है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें अगर लोगान नहीं दिया है तो यहीं पर कोस्ट रेंज जो मिला है आपको, कोस्ट रेंज के उत्तरी भाग में एक पीक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, और वहां पर लिख दीजिए लोगान। लोगान, और लोगान के बारे में हमने क्या कहा? यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी लोगान। पहली कौन है? डेनाली या मैकिनले। अब आप हमको बताइए कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? जवाब दीजिए, जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? लोगान ही तो होगी। लोगान जब अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची लोगान है, और पहली तो आपकी अलास्का में है, तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी तो यही होगी, लोगान ही। अब देखिए रेनियर, हुड, शास्ता, ये सब क्या हैं? ये तीनों की तीनों आप देखेंगे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी चोटियां हैं, ये सब ज्वालामुखी चोटियां हैं। और जानते रहिएगा इन तीनों में, रेनियर, हुड, शास्ता में जो रेनियर है ये सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची रेनियर है। यानी कि रेनियर, हुड, शास्ता में सबसे ऊंची कौन है? तो आप कहेंगे रेनियर। या कहेगा कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे रेनियर। सिंपल सा है। ओके, बढ़े आगे। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, बस सिस्टमेटिक वे में करिए जैसे हम करवा रहे हैं, तो बहुत आसान है। बाकी जब कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर करिएगा। चंद्रमा से कोई टीचर आएगा तो कराएगा फिर। देखिए कास्केड के नीचे आपको मिलेगा सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, सियरा नेवादा के बारे में जानना है आपको कि यह एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। हिंदी में लिखना है अवरोधक पर्वत लिख लीजिए, भ्रंश पर्वत लिख लीजिए। तो कैसे बनता है ब्लॉक पर्वत? देखिए ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, हालांकि ये सब चीजें हमने बताया कि आपको जब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म्स जियोमॉर्फोलॉजी में, तो आपको सिखाएंगे हम सब।
सीखेंगे आप, लेकिन फिर भी जान लीजिए, मान लो कि एक ये कोई स्थल है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें अगर इधर की ओर फोर्स लग जाए F1 और इधर की ओर लग जाए F2, तो विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, टेंशन, टेंशन होगा, ये तनाव मूलक बल उत्पन्न हो जाएगा। तनाव मूलक बल होगा तो क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे, यानी कि पहले चटकन होगा, फिर इसमें क्रैक बन जाएंगे। जैसे मान लो एक क्रैक ये बन गया, एक क्रैक ये बन गया, यानी ये 1, ये 2 और ये 3, एक क्रैक बन गया। फिर और खिंचाव हुआ तो ये टूट जाएगा, तो फॉल्ट बन जाएगा। तो कुछ हिस्सा मान लो कि ये बाहर निकल गया, ये इतना हिस्सा ये बाहर निकल गया, मान लो ये बाहर निकल गया, और ये हिस्सा हो सकता है कि थोड़ा नीचे की ओर, ये दोनों क्या हो जाए, धंस जाए, इस तरह से। देखो ध्यान से, तो अब ये इस तरह से यहाँ पर ये घाटी हो गई, ये इधर घाटी हो गई, और ये क्या बन गया, ब्लैक माउंटेन बन गया। तो इसको कहते हैं भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, और इसको कहते हैं ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। तो सियरा नेवादा कुछ और नहीं है, सियरा नेवादा भी एक ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, और आप कह सकते हैं विश्व का सबसे बृहद ब्लैक माउंटेन है ये, जो कि कहाँ पर है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में है, कैलिफोर्निया स्टेट में है, ये बात जानते रहिए, कैलिफोर्निया स्टेट में है। अब उसी में देखिए, सियरा नेवाडा में देखिए, आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है विटनी, विटनी मिली क्या, विटनी, 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 विटनी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सियरा नेवादा से है। सियरा नेवादा कहाँ पर है, यूएसए में है, कैलिफोर्निया स्टेट में है। और विटनी जो है, ये सियरा नेवादा की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है सियरा नेवादा की। और कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया स्टेट की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, कैलिफोर्निया स्टेट की सबसे ऊंची चोटी यही है, ये जानते रहिएगा, ठीक है। विटनी मिल गई। अब देखिए रॉकी माउंटेन, सबसे इंपॉर्टेंट, रॉकी माउंटेन, रॉकी को आपको अच्छे से समझना है, रॉकी, रॉकी जो है यह एक मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन नया है, सबसे बाद में बना है। ये हिमालय से तुलना कर सकते हैं, ओलिगोशीन, हिमालय के समय जब एंडीज, रॉकी, हिमालय, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, ये सब अल्पाइन श्रेणी के। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि अल्पाइन होता क्या है, तो यह बात भी आप बेहतर समझ पाएंगे जब पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अभी थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे जो पृथ्वी का समय है ना, जो भूगर्भिक कैलेंडर हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहां से बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि 4 युग हैं। एक है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, एक है पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, एक है मेसोजोइक, और एक है सेनोजोइक, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन एक ऐसा काल है, ये ऐसा पीरियड है
जहां पर जैविक घटकों की उत्पत्ति नहीं हुई है, जैविक घटकों की उत्पत्ति नहीं, और यहां पर ये जैविक घटक हैं, इन तीनों में जैविक घटक आ गए हैं, यानी जीवन आ गया है पृथ्वी पर। प्री कैम्ब्रियन में नहीं आया है, लेकिन माउंटेन तो बन रहे थे उस समय भी, रॉक्स तो बन ही रहा था। तो जो माउंटेन, चाहे वो ब्लैक माउंटेन हो, वल्केनो माउंटेन हो, चाहे वो फोल्डेड माउंटेन हो, कोई भी माउंटेन हो, जो भी माउंटेन प्री कैम्ब्रियन में बनेगा उसको हम कहेंगे आर्कियन। आर्कियन पर्वत, याद रखिएगा, हर जगह यूज करेंगे इसको, आर्कियन कहा जाएगा। जो पेलियोजोइक में बनेगा इसको कहते हैं कैलिडोनियन, कैलिडोनियन माउंटेन। जो पेलियोजोइक में बनेगा इसको कैलिडोनियन कहेंगे। जो मेसोजोइक में बनेगा इसको हर्सिनियन कहा जाता है, हर्सिनियन पर्वत। और जो बनेगा सेनोजोइक में इसको कहेंगे अल्पाइन। बात समझ में आई? कोई भी माउंटेन हो, चाहे वो ब्लैक माउंटेन हो, चाहे वो मोड़दार हो, जो प्री कैम्ब्रियन में बनेगा उसको आर्कियन कहेंगे, जो पेलियोजोइक में बनेगा उसको कैलिडोनियन कहेंगे, जो मेसोजोइक में बनेगा उसको हर्सिनियन कहेंगे, जो सेनोजोइक में बनेगा उसको अल्पाइन कहेंगे। ठीक है, तो अब जो रॉकी है ये रॉकी सबसे बाद में बना है, तो हम कह सकते हैं ये अल्पाइन है। तो हम इसमें पॉइंट लिख देंगे या कहेंगे नवीन मोड़दार अल्पाइन का उदाहरण है, अल्पाइन का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उत्तरी अमेरिका का या की सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी रॉकी है। और क्या है? यह एक महान जल विभाजक है, जल बंटवारा, जैसे बीच में ये है, नदियां इधर की ओर, नदियां इधर की ओर, तो जल का बंटवारा भी करता है, तो यानी महान जल विभाजक भी है, ये एक महान जल विभाजक है। ओके, एक महान जल विभाजक है। देखो वीडियो के पास है, वीडियो पास हो गया है। इंटरनेट नहीं क्या? आ गया, आ गया। अब सही है? थोड़ा लिख करके बताइए आप लोग। ठीक है, अब सही हो गया कि नहीं सही हुआ?
कोई लिख करके बताए कि क्या आप सही चल रहा है वीडियो, रुका हुआ तो नहीं है, वॉइस सही आ रही है, क्लियर है? लिख करके बताइए जल्दी से। अब ठीक हो गया, ठीक है, चलिए। तो ये नोट कर लीजिए, नवीन मोड़दार है, अल्पाइन का उदाहरण है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी है, महान जल विभाजक भी है ये। अब इसमें एक चोटी खोजना है आपको। देखिए ध्यान से, इसमें एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है एल्बर्ट। एल्बर्ट रॉकी में दक्षिण क्षेत्र में देखिएगा, रॉकी में दक्षिण में देखिए। अच्छा, रॉकी का विस्तार की बात अगर करें तो दो देश यहां पर नोट डाउन कर दीजिएगा, कनाडा भी है और यूएसए भी है। तो एल्बर्ट मिल गया क्या? एल्बर्ट मिला, एल्बर्ट मिल गया। एल्बर्ट, एल्बर्ट में देखिए, एल्बर्ट क्या है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। एल्बर्ट रॉकी की सर्वोच्च चोटी है, रॉकी की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि चूंकि रॉकी माउंटेन का विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों में है, तो चोटी किस देश में है सबसे ऊंची, ये याद रखने वाली बात है। तो जो चोटी एल्बर्ट है ये यूएसए में है, इस बात को आप जानते रहिएगा, ऐसे पूछेगा। अब जाके ध्यान से देखिएगा, ये रॉकी हो गया। अब रॉकी के बाद आप आइएगा, यहां पर तो आपने तीन माउंटेन देखा ही है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा डेल सुर। अभी इसमें कुछ जानना नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिए इसे। इधर आइए अपलेशियन पे, अपलेशियन पहले पढ़ा जाए। अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन देखिए, कनाडा में जो पॉलिटिकल मैप देखिए, कनाडा में पॉलिटिकल मैप देखिए, और पॉलिटिकल मैप में आपको क्यूबेक मिलेगा, और क्यूबेक से लेकर के यूएसए में आइए, एक शहर होगा बर्मिंघम, बर्मिंघम। इस तरह से तो हम कहेंगे अपलेशियन का विस्तार कहां से कहां तक है। अगर हम इस तरह से एक मैप ड्रॉ कर दें, स्केच मैप बोलते हैं इसको, तो यहां पर है क्यूबेक, और यूएसए का है बर्मिंघम, और इस माउंटेन का नाम क्या है, अपलेशियन। अपलेशियन, तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी का विस्तार कनाडा के क्यूबेक से लेकर के, कनाडा के क्यूबेक से लेकर के कहां तक है? आप कहेंगे यूएसए के बर्मिंघम तक है, यूएसए के बर्मिंघम तक है। दोनों शहरों को देख लीजिए, दोनों शहरों को देखिए।
क्यूबेक और बर्मिंघम के बीच में ये श्रेणी है। अब देखिए ध्यान से, जो अपलेशियन है, इस अपलेशियन में जो यूएसए का पार्ट है, यानी अपलेशियन भी कहाँ पर है, ये कनाडा में भी है और ये यूएसए में भी है, दो जगह पर है इसका भी विस्तार। तो इसी जब अपलेशियन वाले में जाएंगे, अपलेशियन वाले में कई सारे पर्वत मिलेंगे आपको, ये कई पर्वतों का समूह है। तो इसमें जैसे मान लिया इतना हिस्सा है, तो ये हो सकता है व्हाइट पर्वत हो, ग्रीन पर्वत, इधर ब्लू पर्वत, यानी कि अगर हम इसको कहें ये व्हाइट पर्वत, ये ग्रीन पर्वत, ये ब्लू पर्वत, लिखा नहीं होगा, एक ब्लू लिखा होगा, ब्लू रिज होगा, ब्लू रिज होगा, ब्लू रिज। तो जो ब्लू रिज है, इस ब्लू रिज में देखिए एक चोटी मिलेगी आपको, एक चोटी है जिसका नाम है मिचेल। क्या नाम है? मिचेल। मिचेल ब्लू पर्वत में एक चोटी है जिसका नाम है मिचेल, और मिचेल कुछ और नहीं, अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। अब अपलेशियन पर्वत के बारे में लिख लो एक पॉइंट आप, कि यह मध्ययुगीन, ये क्या है? मध्ययुगीन हर्षिनियन पर्वत है, हर्षिनियन पर्वत का उदाहरण है। हर्षिनियन मोड़दार है, यानी प्राचीन मध्ययुगीन प्राचीन हर्षिनियन का उदाहरण है। इसका कब बना है? तो ये मेसोजोइक में बनेगा, मेसोजोइक में बनने वाला पर्वत है, इसलिए इसको हर्षिनियन कहेंगे। और क्या है? इसका बहुत ज्यादा अपक्षयण हो गया है, अपर्दन हो गया है, कटाव हो गया है, इसलिए यह एक वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में है। अवशिष्ट, रेजिड्यूल, रेजिड्यूल यानी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भारत में अरावली के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे अरावली भी भारत में एक अवशिष्ट पर्वत है, उसी प्रकार से अपलेशियन भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इतनी बात आपको समझ में आई माउंटेन में? तो देखिए यस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, तो फिर हम प्लेटू शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे नोट कर लीजिए, बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम, बर्मिंघम जो है, जहाँ पर जहाँ तक विस्तार है इस अपलेशियन का, बर्मिंघम में एक पॉइंट लिख लीजिए।
लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बर्मिंघम। वहीं पर एक स्थान होगा अटलांटा। अटलांटा को मार्क कर लीजिए और बर्मिंघम दोनों को मार्क करके लिख लीजिए। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बर्मिंघम और अटलांटा, ये दो को आप जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अटलांटा और बर्मिंघम, इन दोनों को खोज लीजिए। यहां पर देखिए, ये बर्मिंघम है, ये अटलांटा है। इन दोनों में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटू, पठारों को देखेंगे। तो प्लेटू के लिए हम लोगों को एक लिस्ट बनाना होगा। पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं, घबराइएगा मत, बहुत इजीली आपको समझाते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इंपॉर्टेंट प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पहला, यूकान प्लेटू। दूसरा, ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया। तीसरा, कोलंबिया स्नैक। कोलंबिया स्नैक। नंबर 4 पे ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन। नंबर 5 कोलोरेडो। कोलोरेडो प्लेटू। नंबर 6 पर लिखिए मैक्सिकन प्लेटू। मैक्सिकन प्लेटू। नंबर 7 पे लिखिए एडवर्ड प्लेटू। एडवर्ड प्लेटू। नंबर 8 पे लिखिए ओजार्क प्लेटू। ओजार्क प्लेटू। एक लिखिए लॉरेंसियन प्लेटू। लॉरेंसियन प्लेटू। बस इतना लिख लीजिए। 9 प्लेटू है ये, 9। लिस्ट बना के यस लिखिए। लिस्ट बना के यस लिखिए। लिस्ट बन गई। लिस्ट बन गई, यस, वेरी गुड। चलिए, आपको पहले हम सारे को, जितने भी प्लेटू हैं सबको हम फाइंड आउट करवाते हैं आपको। पहले हम लोग लोकेट कर लेते हैं और लोकेट करने के बाद एक एक को पढ़ेंगे। देखिए,
यहां पर आपने ब्रुक्स रेंज देखा था और ये अलास्का रेंज था और इधर ये मैकेंजी रेंज था। ओके, अब यहां पर जो आपको पठार मिलेगा, यहां पर एक पठार मिलेगा अलास्का में। इस पठार का नाम है यूकान पठार। तो यूकान पठार मिला, यूकान प्लेटू मिला, जल्दी जल्दी बताइए, यूकान प्लेटू मिला, यूकान प्लेटू मिल गया सबको। यूकान प्लेटू मिला। मिल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कोस्ट रेंज है, ये कोस्ट रेंज है और इधर ये रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है। ठीक, इसके बीच में आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। तो आप आपके साथ समस्या क्या होगी कि ब्रिटिश कोलंबिया नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कोलंबिया। तो कोलंबिया को दो भागों में तोड़ दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया और दक्षिण में जो यूएसए में पार्ट आएगा उसको कहेंगे कोलंबिया स्नैक। बात समझिएगा, जो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार होगा वो कनाडा में हो जाएगा और जो कोलंबिया स्नैक होगा वो यूएसए में आ जाएगा। तो यहां पर तो आपने लिख दिया क्या, ब्रिटिश कोलंबिया। अब उसी के नीचे है कोलंबिया स्नैक, उसके नीचे क्या है, कोलंबिया स्नैक। ये दो हो गया कोलंबिया स्नैक। कोलंबिया स्नैक के नीचे आइए तो आपको मिलेगा सियरा नेवाडा और यहां पर आपको एक है कास्केड। तो इसके बाद इधर रॉकी है, तो यहां पर आपको एक पठार मिल जाएगा ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन किसके किसके बीच में है, तो ग्रेट बेसिन आप कहेंगे कास्केड, यानी कास्केड, ये कास्केड हो गया, ये ग्रेट बेसिन हो गया और इधर रॉकी है। इसके बाद देखिए जो सियरा नेवाडा है और आपका जो रॉकी रेंज है उसमें आपको एक बड़ा सा प्लेटू मिलेगा जिसका नाम है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में, इसके बीच में एक पठार है जिसका नाम है मैक्सिकन पठार। मैक्सिकन पठार, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है आई थिंक। अभी चल रहा है, थोड़ा सा वेदर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलते रहिए। मैक्सिकन प्लेटू, अब देखिए मैक्सिकन प्लेटू से आप थोड़ा उत्तर पूर्व में देखिए, यहाँ पर यूएसए में, तो आपको एक प्लेटू मिलेगा एडवर्ड प्लेटू। एडवर्ड प्लेटू, एडवर्ड प्लेटू, एडवर्ड, एडवर्ड के बाद इधर देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी ओजार्क प्लेटू, एक ओजार्क प्लेटू है, ओजार्क प्लेटू, ओजार्क प्लेटू। ओजार्क प्लेटू के बाद यहाँ पर आइए, जो ये लेब्राडोर प्रायद्वीप देखा था आपने, यहाँ पर आपको मिलेगा लॉरेंसियन प्लेटू, लॉरेंसियन प्लेटू। नाम चाहे तो आप लिख दीजिए इसको, ऐसे लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया यूकॉन, ये हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया,
ये हो गया कोलंबिया स्नेक, ये हो जाएगा ग्रेट बेसिन, यहाँ ये हो जाएगा कोलोरेडो पठार, ये हो गया मैक्सिकन प्लेटू, ये हो गया एडवर्ड, यहाँ पर है ओजार्क, ये है लॉरेंसियन। बस सिंपल सा है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यूकान की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया स्नैक की बात करें, ग्रेट बेसिन की बात करें, कोलोराडो पठार की, मैक्सिकन की, तो इतने जो ये पठार हैं, यानी कि यूकान से लेकर के मैक्सिको तक के जो पठार हैं, इन पठार के बारे में एक लिख लीजिए पॉइंट, ये सब के सब इंटर माउंटेन प्लेटू हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेटू हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार हैं ये, अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अंतरा पर्वतीय का मतलब होता है ऐसा पठार जिसको पर्वतों ने चारों ओर से क्या कर लिया, घेर लिया हो, तो उसको अंतरा पर्वतीय कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये एक माउंटेन है और बीच में एक प्लेटू है और फिर एक माउंटेन है, इस तरह की संरचना है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, एक पर्वत इधर, बीच में ये प्लेटू, प्लेटू का मतलब ऊपर का सतही भाग जो है सपाट होता है, और फिर ये माउंटेन। तो ऐसे प्लेटू जो बीच में पर्वतों से घिरे होते हैं, इनको हम कहते हैं अंतरा पर्वतीय। ये सब बताया जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी में। जैसे मान लो एक तरफ ये माउंटेन है, एक तरफ ये माउंटेन है और फिर ये पठार है इधर, और फिर ये मैदान शुरू हो गया, यानी एक तरफ पर्वत है, ये एक प्लेटू हो गया, तो इसको कहते हैं पीडमॉन्ट, पीडमॉन्ट, या इसको कहते हैं हिंदी में गिरिपदीय, गिरिपदीय पठार, जिसके एक तरफ पर्वत हो मैदान, फिर एक तरफ मैदान हो, तो ऐसे को पीडमॉन्ट कहा जाता है। और एक तरफ जब चारों ओर से पर्वत ने घेर रखा हो तो इसको अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये सारे पठार अंतरा पर्वतीय हैं, कहाँ से, यूकान से लेकर के मैक्सिकन तक। और कौन कौन किसके बीच में है ये जानते रहिएगा। जैसे देखिए, यहाँ ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज से घिरा हुआ यूकान प्लेटू है। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया को ध्यान से देखिए, तो ब्रिटिश कोलंबिया कोस्ट रेंज और रॉकी रेंज के बीच में है। वहीं कोलंबिया स्नैक की बात करें तो कोलंबिया स्नैक भी कोस्ट रेंज और रॉकी रेंज के बीच में है। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, कास्केड और रॉकी रेंज के बीच में है। कोलोराडो कहाँ है, तो सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में है। मैक्सिकन कहाँ है, तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में है। ये सब जानते रहिएगा, ये सब लोकेशन इसमें नोट कर दीजिएगा इस तरह से। ओके, अब चलिए ध्यान से देखिएगा, जो जो बोल रहे हैं उसको आप समझिएगा। देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको एक बताया था स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि ये महाद्वीपीय प्लेट है और यहाँ से ये महासागरीय प्लेट इस तरह से सबडक्ट होती है। तो जब ये नीचे की ओर जाती है इससे टकरा करके, तो यहाँ जो अवसाद होता है उसका तो माउंटेन बन जाता है, ये वो तो माउंटेन बन गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि जब ये गहराई में जाती है तो इसका आंशिक गलन होने लगता है, ये हिस्सा इसका गल जाता है, आंशिक रूप से गलन होता है। और आंशिक रूप से गलन होने के बाद ये मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा फिर ऊपर की ओर आता है और यहीं पर क्या कर देता है, ज्वालामुखी विस्फोट कर देता है।
ठीक है, तो इसी पर मान लो इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया इस तरह से। तो यह क्षेत्र जो पूरा है ये ज्वालामुखी से ही प्रभावित है। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया पठार का निर्माण हुआ उसका, तो यूकान को तो आप जानते रहिए कि 3 पर्वतों से घिरा हुआ है, और कुछ नहीं जानना है इसमें। ब्रिटिश कोलंबिया में क्या है कि ब्रिटिश कोलंबिया का निर्माण बसाल्ट से हुआ, और बसाल्ट जहां होगा वहां काली मृदा का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, तो एक खान मिलेगी जो आपके एटलस में नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना है। ले सुलीवान माइन, सुलीवान माइन है। और सुलीवान माइन जो है पूरे विश्व की सीसा और जस्ता भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये सीसा और जस्ते की भंडार, यह भंडार है, उत्पादन होता है सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता का भंडार मिलता है, या यहाँ पे उत्पादन होता है, माइन है, खान है। सीधे आइए कोलोराडो में, कोलोराडो में आइए। बोर तो नहीं हो रहे हैं, लिख करके बताइए। बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम कम करें कंटेंट। कोलोराडो जान ही रहे हैं आप, सियरा निवादा और रॉकी के बीच में है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, अंतरा पर्वतीय है ही है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा बहुत सारी बातें हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे एक है ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है इसी पठारी क्षेत्र में, लेकिन मुझे लगता है कि जब नदी पढ़ेंगे हम तो बेहतर होगा। तो कोलोराडो रिवर के द्वारा कटाव हुआ है, तो कोलोराडो रिवर जब पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे तो बेहतर होगा, अभी केवल पठार जान लीजिए। अब इस पठारी क्षेत्र में 2 स्थान आपको खोजना है, ध्यान से देखिएगा, फिजिकल में नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल में देख लीजिएगा। 2 स्थान खोजना है, जल्दी से खोजिए। एक है फोनिक्स और एक है टक्सन। फोनिक्स और टक्सन, ये 2 मिला क्या, फोनिक्स और टक्सन, फोनिक्स और टक्सन। जितेंद्र सिंह जी थैंक यू। पुरानी वीडियो जो पीछे की पड़ी हुई हैं उनको भी आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 2 क्लासेस और हुई हैं, नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट, नॉर्थ अमेरिका सेकेंड, और ये थर्ड चल रही है, तो आप सब देखेंगे तो और बेहतर आपका हो जाएगा। तो देखिए 2 स्थान मिलेगा, यही कोलोराडो वाले, देखिए कोलोराडो वाले पठारी क्षेत्र में 2 स्थान हैं, एक है फोनिक्स और एक है टक्सन। फोनिक्स और एक है टक्सन, ये 2 स्थान आपको मिलेगा कोलोराडो पठारी क्षेत्र में। मिला, फोनिक्स और टक्सन, फोनिक्स और टक्सन यहाँ पर है। ये देखिए फोनिक्स है और ये टक्सन है। फोनिक्स और टक्सन का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कोलोराडो से है, प्लेटो से है। जो फोनिक्स और टक्सन है इनके बारे में जानिएगा।
कि ये कापर भंडार यानी कि तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तांबा भंडार, कॉपर, ठीक है, कॉपर माइन है यहाँ पर। तो फोनिस और टक्सन तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं, इनको आप जानते रहिएगा। ओके। नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे एडवर्ड प्लेटू। एडवर्ड प्लेटू में आप जानते रहिएगा, जो एडवर्ड है, एडवर्ड का संबंध कहाँ से है? यूएसए से है। ये सब लोकेशन अब तो छोटी चीजें हैं, अब तो आप पकड़ ही ले रहे होंगे कहाँ किस देश में, तो यूएसए है। यह भी तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। एडवर्ड में भी तांबा भंडार, एडवर्ड में तांबा भंडार, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा जो ओजार्क प्लेटू है, ये ओजार्क प्लेटू के बारे में जानिए। ओजार्क प्लेटू भी खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर अलौह धात्विक खनिज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अलौह धात्विक, यानी आयरन की ऑक्साइड नहीं मिलते हैं, बाकी सब यहां मिलेगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए अलौह धात्विक, धात्विक। घबराइए मत, ये सब शब्द घबराइए मत, इसे आप लोग को आगे जब पढ़ाएंगे मिनरल तो सब समझाएंगे क्या होता है लौह धात्विक, अलौह धात्विक क्या होता है, तो आप घबराइए मत, ठीक है। तो अलौह धात्विक, यहाँ पर आपको खनिज मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ, लेकिन आयरन की ऑक्साइड नहीं मिलेगी। आयरन नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। हो गया। अब लॉरेंशियन में आइए, थोड़ा लॉरेंशियन में आइए। लॉरेंशियन में भी कनाडा का है ये हिस्सा, ये कनाडा का है लॉरेंशियन। यहाँ पर देखिए ये कनाडा का है ही है, देख ही रहे हैं। यह भी कनाडियन शील्ड का पार्ट है। ये देखिए पूरा कनाडियन शील्ड है, सब लावा से बना है यहाँ पर, ये सब उसी का पार्ट है ये, तो कनाडियन शील्ड का। तो ये लॉरेंशियन प्लेटू में आपको दो स्थान खोज लेना है प्लीज। एक है सेप्टाइल, सेप्टाइल, और एक है सेफरविले। सेप्टाइल और सेफरविले देखिए इस क्षेत्र में है क्या? इसमें देखिए इसी लॉरेंशियन पठारी क्षेत्र में देखिए दो स्थान मिलेगा, सेप्टाइल और सेफरविले। हाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है बालकृष्ण जी, आज कुछ समस्या है, नेटवर्क का समस्या है, और थोड़ा सा देखिए, परेशान मत होइए, मैनेज कर लीजिए। देखिए कनाडा में यहाँ पर लॉरेंशियन प्लेटू में सेप्टाइल और सेफरविले, क्या ये दो स्थान मिल गए आपको? सेप्टाइल और सेफरविले, सेप्टाइल, सेप्टाइल और सेफरविले, ये दो स्थान खोजना है लॉरेंशियन पठार में। मिल जाए तो बताइए जल्दी से, सेप्टाइल और सेफरविले। यहाँ पर सेप्टाइल और सेफरविले नहीं है तो इसी क्षेत्र में लिख लीजिए दो स्थान, सेप्टाइल और सेफरविले के बारे में जानिए।
कि लौह अयस्क भंडार, लौह अयस्क आयरन ओर, लौह अयस्क भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए वहां पर। सेफ्टाइल और सेफर विले इसी क्षेत्र में है, कनाडा में। तो अगर आप दो एटलस लेंगे, जैसे आप देखिए, आप हमने कहा था ब्लैक स्वान ले लीजिएगा, दो एटलस जब लेके बैठेंगे तभी मिलेगा। मिल गया, अनिल मिश्रा को मिल गया। तो सेफ्टाइल और सेफर विले ये लौह अयस्क भंडार के लिए कनाडा के दो इंपॉर्टेंट स्थान हैं जो लॉरेंसियन प्लेटो क्षेत्र में है। ओके, अब भाग के सीधे आइए मैक्सिको में। मैक्सिको में आइए, और मैक्सिको में मैक्सिकन प्लेटू हमने बताया, मैक्सिकन प्लेटू। तो मैक्सिकन प्लेटू भी अंतरा पर्वतीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है मैक्सिकन प्लेटू। अब मैक्सिकन प्लेटू का संबंध जाहिर सी बात है कि भैया कहां से होगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिको से। मैक्सिको से पर्वतों से घिरा हुआ है तो अंतरा पर्वतीय। जानना यह है कि यह चांदी भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चांदी भंडार, सिल्वर के लिए प्रसिद्ध है। ये सिल्वर डिपॉजिट यहां पर बहुत है, यानी चांदी के भंडार। कोई बात नहीं रश्मि जी, नहीं मिल रहा है तो आप सेफर बिले और सेप्टाइल वहीं पर लिख दीजिए, लॉरेंसियन में क्या फर्क पड़ता है। तो मैक्सिकन प्लेटू चांदी भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब आप एक काम करिए, यह जो मैक्सिकन प्लेटू है, इस मैक्सिकन प्लेटू में आपको पॉलिटिकल मैप देखना है। क्या देखना है? पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप में जाएंगे तो एक स्थान मिलेगा चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ। मिला क्या? चिहुआ हुआ। मैक्सिकन प्लेटू के पास देखिए मैक्सिको में, तो आपको मिलेगा चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ। मिला क्या? चिहुआ हुआ मिल गया, चिहुआ हुआ मिला। चिहुआ हुआ के बारे में जानिए कि ये चांदी उत्पादन का एक केंद्र है, चांदी उत्पादन का एक ये केंद्र है, सेंटर है, चांदी उत्पादन का केंद्र है। और इसको विश्व की सिल्वर कैपिटल कहा जाता है, यानी विश्व की चांदी राजधानी, चांदी की राजधानी कहा जाता है, सिल्वर कैपिटल। यानी वर्ल्ड सिल्वर कैपिटल किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे चिहुआ हुआ मैक्सिको का बहुत फेमस है, चांदी का उत्पादन का एक केंद्र है, और यह विश्व की चांदी की राजधानी कहा जाता है। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इतनी बातें आपके प्लेटो में था। अब आप बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को समझ में नहीं आई। तब फिर आगे बढ़ते हैं हम, और एक छोटा सा सेगमेंट और ले लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ये प्लेटो समझ में आ गया आप लोगों का? थर्टी सेकेंड का हम ब्रेक लेंगे, थोड़ा रेस्ट करें, 30 सेकेंड बस, ज़्यादा नहीं। पानी पी लीजिए आप लोग भी। पानी वानी पी लीजिए आप लोग फटाफट, 30 सेकेंड का ब्रेक है। अभी 20 मिनट और पढ़ना है आप लोगों को। फिर रुका है क्या, देखो कपिल।
चल रहा है, मोबाइल में रुका दिखा रहा है। बैठो। दोनों बातें हैं बालकृष्ण जी। पढ़ाना भी एक तरीका होता है और आपका इंटरेस्ट भी है। और तीसरी बात, मैपिंग सेक्शन, दोनों चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, झलाऊ भी होता है। अगर सिस्टमेटिक वे में ना किया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए, सियरा निवाडा जहाँ देखा था आपने कैलिफोर्निया में, सियरा निवाडा के पास देखिए एक स्थान मिलेगा आपको, डेथ वैली। डेथ वैली, डेथ वैली खोजिए जल्दी से, उसको लोकेट कर लीजिए। डेथ वैली, ठीक है, डेथ वैली, यहीं पर मिलेगा आपको डेथ वैली। डेथ वैली कैलिफोर्निया में ही है, कैलिफोर्निया। डेथ वैली मिला क्या? डेथ वैली के बारे में जानिए कि पहली बात तो ये एक रिफ्ट वैली है, यानी एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली। जब ब्लैक माउंटेन कहीं पर होगा तो वहीं पर भ्रंश घाटी बनती है, जितना हिस्सा बाहर निकलता है उतना हिस्सा बगल में धंस जाता है, तो रिफ्ट वैली है। इसके बाद रिफ्ट वैली जो है, ये डेथ वैली है, मृतक घाटी इसको कहा जाता है हिंदी में। इस मृतक घाटी के बारे में हमने कहा भ्रंश घाटी है, और ये उष्णता के लिए प्रसिद्ध है, यानी टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा है, उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का ये गर्म स्थान है, हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ होता है, उष्णता के लिए प्रसिद्ध, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान है, सबसे नीचा स्थान है। समुद्र तल से अगर देखेंगे तो सबसे नीचा स्थान ये है, ठीक है, सबसे नीचा स्थान है।
इतने पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इसको होने के बाद आप देखिए, ये रॉकी माउंटेन है ना, रॉकी माउंटेन। इस रॉकी माउंटेन के बारे में आपने जान लिया है। इस रॉकी माउंटेन से अब नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। और रॉकी माउंटेन से नीचे उतरेंगे तो अपने एटलस में देखिए, एक आपको पार्क मिलेगा, नेशनल पार्क है। इसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क मिला क्या? येलो स्टोन नेशनल पार्क। यूएसए का है ये। जब जाइएगा घूमने यूएसए तो यहां पर जरूर जाइएगा। येलो स्टोन नेशनल पार्क मिल गया। येलो स्टोन नेशनल पार्क के बारे में जानिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे गर्म पानी के स्रोत दिखाई देंगे। गीजर, गीजर कहते हैं उसको। धुआंरे, धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी सूडो वोल्केनो, छद्म ज्वालामुखी के यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। गर्म पानी प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है, पहाड़ियों से गिरता रहता है झरने के रूप में। नेचुरल गीजर, लोग उसमें स्नान करते हैं, लेकिन बचने की जरूरत है, लावा भी आ सकता है। तो यहाँ पर लगभग 400 गेसर हैं, 400 गेसर। गर्म पानी के स्रोत, धुआं, ये सब मिलेगा, फिमरोल। ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ा जो गर्म पानी का झरना है या स्रोत है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल यूएसए में है, डेथ वैली। ओल्ड फेथफुल। तो ओल्ड फेथफुल क्या है? सबसे बड़ा गर्म पानी का यहाँ पर झरना है या स्रोत है येलो स्टोन नेशनल पार्क में। अब येलो स्टोन नेशनल पार्क को देखने के बाद हम लोग चलेंगे अपलेशियन पर्वत की ओर, और जल्दी जल्दी से 3-4 सिटी हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान से समझिएगा। आपको दो मैदान देख लेना है, मार्क कर लेना है। दो प्लेन मिलेगा, एक होगा ग्रेट प्लेन, एक होगा सेंट्रल प्लेन, यानी अराकी। देखिए ऐसे चलना है। मान लो कि ये आपका क्या है, इधर आपका पैसिफिक ओशन है, फिर ये कोस्ट रेंज है, फिर बीच में एक प्लेटू आ जाएगा, मान लो कैस्केड रेंज है। अब मान लो फिर बीच में एक प्लेटू आ गया, प्लेटू आ गया कोई भी, ग्रेट बेसिन मान लो। फिर ये रॉकी माउंटेन है, फिर रॉकी माउंटेन से नीचे उतरेंगे तो ये प्लेन मिलेगा आपको, एक ग्रेट प्लेन। फिर ये सेंट्रल प्लेन मिलेगा, यहाँ पर ये सेंट्रल प्लेन है, और फिर ये अपलेशियन माउंटेन है, और फिर इसके बाद ये अटलांटिक ओशन है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद। परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद कहा जाता है इसको। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसमें दो मैदान यहाँ पर आपको मिलेगा। एक है ग्रेट प्लेन, इसको मार्क कर लेना है, ग्रेट प्लेन, और एक है सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन। वीडियो रुका है, देखो वीडियो रुका है। क्या दिक्कत आ रही है यार कपिल? चल रहा है? अब बताइए, चल रहा है? ओके। तो इस तरह से पार करते हुए जब आप अपलेशियन पे पहुंचेंगे, यहां पर समझना है आपको, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, अपलेशियन माउंटेन जब पहुंचेंगे आप, तो अपलेशियन माउंटेन को इमेजिन करिए कि इधर अटलांटिक ओशन है, इधर क्या है, अटलांटिक ओशन है।
तो इधर अगर माउंटेन है तो इधर से नदियां अगर गिरेंगी, नदियां अगर इधर से गिरेंगी तो बिल्कुल इस कोस्टल रीजन में एक फॉल बनेगा, वाटरफॉल की तरह। यानी आप सोचिए कि यहां से आप जा रहे हैं शिप से और इधर सामने पर्वत दिख रहा है, इधर से नदियां गिर रही हैं, तो इधर पूरा झरने के रूप में नदियां गिरेंगी ना। और जाहिर सी बात है कि अगर झरने के रूप में नदियां गिरेंगी तो यह क्षेत्र पूरा एक फॉल लाइन बन जाता है। यहाँ पर एक क्या बनती है, प्रपात रेखा बनती है। ये क्या बनती है, प्रपात रेखा, यानी फॉल लाइन बनता है। और फॉल लाइन जो बनता है यानी अपलेशियन, अपलेशियन, अपलेशियन से जो जल पर प्रपात होता है तो इसको यहां पर कहते हैं कि फॉल लाइन। इससे क्या बनता है, फॉल लाइन बनता है। और फॉल लाइन बनने के कारण यह क्षेत्र पूरा तटीय क्षेत्र आप देखिएगा जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पानी से बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत उत्पादन का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पूरा जल विद्युत उत्पादन होता है इस रीजन में, ठीक है। ये माउंटेन है और ये पूरा जो रीजन है इसमें जल विद्युत उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि यहाँ फॉल लाइन बनता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, जो ये यूएसए का पार्ट है, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप लेंगे। अब पॉलिटिकल मैप लेते हैं। और थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये यूएसए का ये वाला रीजन है ना, ये वाला जो ये रीजन है, ये यूएसए का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी किनारा है। और ये उत्तर पूर्वी किनारा जो है यूएसए का, इसको कहते हैं न्यू इंग्लैंड रीजन। न्यू इंग्लैंड रीजन, न्यू इंग्लैंड रीजन कहा जाता है, जानते रहिएगा इसको। न्यू इंग्लैंड रीजन कहां पर है ये जानते रहिएगा। और इधर बनता है फॉल लाइन टाउन। तो इसी न्यू इंग्लैंड रीजन में आपको फॉल लाइन टाउन्स मिलेंगे। जो फॉल लाइन है उसमें फॉल लाइन टाउन मिलेंगे, जिसमें आपको खोजना है, जल्दी से खोजिए। एक यहां पर शहर मिलेगा बोस्टन, बोस्टन, बोस्टन मिला, बोस्टन फटाफट खोजिए, बोस्टन। ठीक है, एक मिलेगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मिला। एक है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। ठीक है, एक है बाल्टीमोर, बाल्टीमोर। और एक मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कितने शहर मिले, मिल जाए तो यस लिखिए जल्दी से। वॉशिंगटन डीसी, ये सब मिल गए, सब कोस्टल पे है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये बोस्टन है, उसके नीचे आइए एकदम तट पर है न्यूयॉर्क सिटी है, फिर फिलाडेल्फिया है, फिर बाल्टीमोर है, फिर वॉशिंगटन डीसी। कितना मिल गया होगा आपको, मिल जाए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन डीसी, इन सभी शहरों को कहते हैं फॉल लाइन टाउन, फॉल लाइन टाउन। ठीक है, या इसी को बोआस, बोआस,
बोआस भी कहा जाता है। ऑनलाइन टाउन मिल गए सारे। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए एक एक शहर के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा बोस्टन। क्या है? बोस्टन। ये देखिए बोस्टन है, बोस्टन। तो बोस्टन के बारे में जानना है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए कि न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। दूसरी बात, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोस्टन सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, जलयान उद्योग, जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एक सबसे बड़ा बंदरगाह, एक बंदरगाह तो है ही है, एक पोर्ट है। इतनी बातें आपको बोस्टन में लिखना है। अगला है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में लिखिए। तो यहां पर हमने एक आइलैंड बताया था। क्या बताया था? एक आइलैंड था, लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड। और एक है मैनहट्टन। मैनहट्टन, मैनहट्टन आइलैंड। ये दो आइलैंडों पर अवस्थित है। तो लिखिए लॉन्ग एवं मैनहट्टन द्वीप पर विस्तृत। लॉन्ग एवं मैनहट्टन द्वीप पर विस्तृत। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। बस 5 मिनट और। यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पूरे दुनिया में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे ऊंचे भवन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। स्क्रैपर, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, गगन चुंबी इमारतों वाला शहर। तो ऊंचे ऊंचे भवनों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहते हैं। अगला लिखिए, यहां पर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग और प्लस पब्लिकेशन, पब्लिकेशन यानी छपाई और प्रकाशन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। अगला, रेडीमेड वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। रेडीमेड वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। रेडीमेड वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए की कॉमर्शियल एवं फाइनेंशियल कैपिटल है। यूएसए की वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी है। यूएसए की वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी है। और क्या है? जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये भी। ये भी जलयान उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। देखिए एक बृहद बंदरगाह है, एक बृहद बंदरगाह भी है ये। एक बृहद बंदरगाह है, एक बृहद बंदरगाह है। देखिए यहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का यहां पर क्या है? मुख्यालय है। इसको भी नोट कर लीजिए।
ओके, नीचे आइए। फिलाडेल्फिया, ये देखिए फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में देखिए जलयान उद्योग, जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है, यह भूकंप से प्रभावित है, यानी भूकंप प्रभावित, भूकंप प्रभावित, भूकंप प्रभावित होने के कारण इसको क्वाकर सिटी कहते हैं, क्वाकर सिटी। भूकंप से प्रभावित होने के कारण क्वाकर सिटी कहते हैं इसको। यहां पर तेल शोधन का कार्य होता है, तेल ऑयल रिफाइनरीज यहां पर हैं, तो तेल शोधन का कार्य होता है, तेल शोधन का कार्य होता है फिलाडेल्फिया में। इतनी बातें फिलाडेल्फिया में लिखना है आपको। फिर बाल्टीमोर, तो बाल्टीमोर की फोटो नहीं है, बाल्टीमोर में ऐसे लिखिए बाल्टीमोर। बाल्टीमोर के बारे में जानिए, शिप बिल्डिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जलयान उद्योग, जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बाल्टीमोर। बाल्टीमोर जलयान उद्योग के लिए। फिर आइए वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, तो ये क्या है, ये यूएसए की प्रशासनिक राजधानी है, यूएसए की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, तो ये इतने स्थान हो गए आपके कौन से, फॉल लाइन टाउन। ऑनलाइन टाउन के बारे में हमने आपको समझा दिया। इतनी बातें आपको नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। एक चाहो तो आप और लिख लो, यहीं पर है, छूटना नहीं चाहिए। जब आ गए हैं यहाँ पर जाएंगे नहीं। देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर लिख लीजिए, एक आपको वर्जीनिया प्रांत मिलेगा। कौन सा मिलेगा, वर्जीनिया प्रांत, एक वर्जीनिया प्रांत है, वर्जीनिया। वर्जीनिया स्टेट है यूएसए का, और ये वर्जीनिया स्टेट टोबैको के लिए, यानी तंबाकू उत्पादन का ये क्षेत्र है। यहाँ पर तंबाकू का, वर्जीनियाई टोबैको बहुत यहाँ उत्पादित होती है। इसके बाद आप जानते रहिएगा, इसी वर्जीनिया में एक स्थान है रिचमंड, रिचमंड मिल जाएगा, तो देखिएगा मार्क कर लीजिए रिचमंड को। तो रिचमंड वर्जीनिया की राजधानी है, वर्जीनिया प्रांत की रिचमंड कैपिटल है, और यह तंबाकू व्यापार का एक केंद्र है। ये तंबाकू व्यापार का केंद्र है, तंबाकू व्यापार का केंद्र है। ठीक है, आज इतना ही, और कल हम बताएंगे, कल फिर से मिलेंगे सब लोग 6 बजे। 10 मिनट पहले ही एटलस नोटबुक सब ले करके बैठ जाया करिए, ठीक है। आप लोग जुड़ने 10 मिनट वेस्ट करते हैं, तो आ करके बैठ जाया करिए 10 मिनट पहले, क्या दिक्कत है उससे। तो कल 6 बजे मिलेंगे, और कल पढ़ेंगे रिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोगों को इतना रिवाइज तो करना ही है। जो लोग आज जुड़े हैं वो पीछे 2 वीडियो देख लें, और साथ ही साथ जो नदियों की टॉपिक है, उन नदियों को थोड़ा बहुत आप एटलस पे जरूर एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है उनको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी रही? नहीं, फॉल लाइन टाउन में वो नहीं है, रिचमंड नहीं आएगा उसमें, उसमें वर्जीनिया नहीं है। तो आप लोग नदियों को एक बार देख लीजिएगा कैसी आज की क्लास रही, थोड़ा फीडबैक दीजिए, फिर यहीं पर रोकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग जो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्लास देखेंगे, सर 8 बजे आ जाएंगे, और हम लोग पुनः कल मिलेंगे कितने बजे, 6 बजे। भूलिएगा नहीं, इत्मीनान से बैठिएगा। और जिन लोगों ने अभी इसको शेयर नहीं किया है, जितने ग्रुप में आप लोग जुड़े हों, जहाँ जहाँ भी जुड़े हों, इसको शेयर करिए। मतलब ये बहुत बड़ा एक मकसद लेकर के चल रहे हैं, तो इस मकसद को बहुत बड़ा करना है।
आप लोग सब लोग इसको शेयर कर दीजिएगा जरूर से। इतनी ये गलती मत किया करिए कि शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर खूब करिए, जितना कर सकते हैं करिए। तो मिलते हैं कल फिर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए, अपना नाम रोशन करिए, समाज का करिए, माँ बाप का करिए, देश का करिए। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।